नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट शांतनु गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका। और सज्जन कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर आपका भी। आज बात होगी लखनऊ अग्निकांड की, जिसकी तस्वीरें देखकर हर कोई शॉक्ड है। और सवाल ये पूछा जा रहा है, आखिर लखनऊ के अलीगंज में हुई 15 मौत का जिम्मेदार कौन है? जिन लोगों की जान गई है उनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है और इसमें ज्यादातर कोडिंग सीखने के लिए आने वाले वो लोग शामिल हैं जिनकी मौत हुई है। बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर की मौत आग में झुलसने से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब वहां पर आग लगी तो वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई जरिया नहीं था। धुआं भरता चला गया पूरी बिल्डिंग में और दम घुटने की वजह से लोगों की जान चली गई। लखनऊ अग्निकांड के बाद जांच तेज हो गई है। अलीगंज इलाके में बिल्डिंग सील कर दी गई है। हादसे की वजह खोजने के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। पुलिस ने नामजद 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। बिल्डिंग का मालिक वीरेंद्र शुक्ला भी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर 1:30 बजे 3 मंजिला इमारत में आग लगी थी और दोपहर 1:45 पर फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना मिली। 1 मिनट के अंदर अंदर 3 गाड़ियां घटनास्थल के लिए निकली और दोपहर 2 बजे इमारत की ऊपरी मंजिल की पर ये जो लपटें हैं वो तेज होती चली गई। छात्रों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग भी लगानी शुरू की, लेकिन इसके बावजूद 15 लोगों की जान नहीं बच पाई। 19 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की रेस्क्यू टीम और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जाता रहा, लेकिन फिर भी 15 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। और जिस बिल्डिंग में 15 बच्चों की जान गई है, उस बिल्डिंग की डिटेल अगर मैं आपको दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। और कितने लैप्सेस हैं ये आपके सामने खुलकर सामने आ जाएंगे। इमारत के बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में पेट शॉप और क्लिनिक चल रही थी। सेकंड फ्लोर में लर्निंग स्पेस, लाइब्रेरी और हेड हॉपर स्टूडियो था। मरने वाले 15 लोगों में ज्यादातर 20 से 30 साल की उम्र के बीच के स्टूडेंट हैं जो यहां पर कोडिंग सीखने के लिए आ रहे थे। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त ये तस्वीर है। आप इस इमारत में एक जगह बताइए जहां से बचकर निकल जाने का, अपनी जान बचाने का कोई जरिया, कोई रास्ता दिखाई दे रहा हो। और ये बिल्डिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो बिल्डिंग ही पूरी इलीगल थी, ये अवैध थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसे गिराने का आदेश भी 2016 में, इस वक्त हम 2026 में हैं, 2016 में इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश था। 10 साल से ये बिल्डिंग कैसे चल रही थी? 2 महीने से कम समय में ही इस आदेश को निरस्त कर दिया गया। जब 2016 में ये आदेश जारी किया गया कि इस बिल्डिंग को हटा दीजिए, भाई ये बिल्डिंग इलीगल है, 2 महीने के अंदर अंदर आदेश को निरस्त कर दिया गया। देर शाम प्रशासन ने बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा। ध्वस्तीकरण का नोटिस एक बार फिर से जारी किया गया। इसके बाद बुलडोजर चलेगा। इस बिल्डिंग के लिए जमीन 11 जुलाई 1980 को लॉटरी के जरिए विजय कुमार को आवंटित की गई थी। यह आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है, इससे आप ये समझेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर कितनी हिला हवाली होती है। न जाने किसकी पॉकेट में पैसा जा रहा है, न जाने किसकी पॉकेट में वो जो धन है उस धन का लालच जा रहा है, जिसकी वजह से ये हिला हवाली हो रही थी। आज अगर 15 लोगों की जान नहीं जाती तो कभी ये बात भी खुलकर सामने नहीं आती कि 10 साल पहले ही बता दिया गया था ये बिल्डिंग इलीगल है। 4 नवंबर को जब ये कब्जा सौंपा गया, बाद में 19 जनवरी 2013 को ये संपत्ति वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को बेच दी गई। 7 अगस्त 2014 को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नए मालिकों के नाम ये जमीन कर दी। इसके बाद बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया। 1992 वर्ग फुट क्षेत्रफल में ये पूरी इमारत है और इस इमारत का नक्शा जो है वो 2014 में आवासीय इस्तेमाल के लिए, यानी कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाना था, जिसे कमर्शियल बना दिया गया। प्राधिकरण को जब इस बात का पता चला तो फिर निर्माण नियमों के खिलाफ इस पर मामला आगे चलाया गया। 2016 में मामला दर्ज भी हुआ। अवैध निर्माण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण का आदेश भी 10 मई को जारी कर दिया गया। और 2016 की ये बात बता रही हूँ, आज से 10 साल पहले की।
लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर 5 जुलाई को ये आदेश 2016 में ही निरस्त कर दिया गया। सबसे पहले तो बात इसी की होनी चाहिए। अगर हमारी सहयोगी रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तो आप उन्हें भी जरा स्क्रीन पर लेकर आ जाइए। 15 लोगों की जान चली गई, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, 20 से 30 साल के युवा भी शामिल हैं जो वहां पर कोडिंग सीख रहे थे। लाइसेंस इस बिल्डिंग का था नहीं। 10 साल पहले जो बिल्डिंग इलीगल करार दे दी गई थी, आखिर यहां पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चल कैसे रहा था? इतने लेवल पर धांधली हुई है रुचि, वाकई में हैरान कर देने वाली स्थिति है। आपको अभी तक की अपनी प्रारंभिक जितनी भी आपको रिपोर्ट मिली हैं, आपके सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, रुचि आपको क्या समझ में आया है? मीनाक्षी, बिल्कुल साफ है कि ये जो पूरा इलाका है अलीगंज, जहाँ पे ये बिल्डिंग है जहाँ आग लगी है, ये रेजिडेंशियल है इलाका है। यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, वो इलीगल होगी। लेकिन यहाँ पर आज से नहीं, 2014 में जब नक्शा पास हुआ था यहाँ पर, वो रेजिडेंशियल का करा गया था, उसके बाद से ये बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी हो गई। अब ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई उस समय थोड़े से नियम जो LDA के थे वो फ़र्क थे, और जो बिल्डिंग इस तरह की बनती है, इलीगल बनी, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं या अपना घर भी बनाते हैं मीनाक्षी, तो 3 मीटर, क्योंकि 2000 स्क्वायर फीट की ये एरिया है, तो 3 मीटर आगे और 3 मीटर पीछे सेटबैक छोड़ना ज़रूरी होता है। यानी ये जो बिल्डिंग आपको बिल्कुल सड़क, ये फुटपाथ जा रहा है और बिल्कुल फुटपाथ से लगी ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जो नियम है वो ये कहते हैं कि 3 मीटर आगे खुला होना चाहिए, 3 मीटर पीछे भी खुला होना चाहिए, और साथ में बीच में एक आंगन होना चाहिए, कोर्टयार्ड होना चाहिए जिससे हवा जा सके। ये नियमों में लिखा है। और जब ये बिल्डिंग बनी थी तब तो नियम और थे, तब और ज़्यादा छोड़ना पड़ता था, 3 मीटर से ज़्यादा, करीब 6 मीटर जो अभी है, पहले 8 मीटर के आसपास था। तो पहला तो नियम यहाँ तोड़ा गया कि ना इसमें आगे जगह दी गई ना पीछे जगह दी गई। दूसरा, आंगन का तो इसमें सवाल ही नहीं है, बिल्कुल सटा के पूरी बिल्डिंग बना दी गई। तीसरा, ये ज़रूरी होता है कि आपको 2 एंट्री और 2 एग्ज़िट पॉइंट्स देने होते हैं। फायर एग्ज़िट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इस तरह की बिल्डिंग बना रहे हैं कि कोई हादसा हो तो एक रास्ता ऐसा हो जिससे भागा जा सके। इसमें कुछ भी नहीं है, एक सीढ़ी है, और उस सीढ़ी में भी सब जो AC का आउटर यूनिट होता है, उस सीढ़ी के पूरे रास्ते में वो आउटर यूनिट लगी है। तो जब आग लगी तो ये जो आउटर यूनिट है इसने भी तेज़ आग पकड़ ली। तो नियम तो हर जगह तोड़े गए। अब जो कानून है वो कहता है कि अगर 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 15 मीटर से ज़्यादा, तब उसे फायर की NOC लेनी पड़ेगी, नहीं तो फायर की NOC नहीं होगी। लेकिन जब इस तरह की बिल्डिंग बनाई गई जिसमें हिलने डुलने की जगह नहीं है, अभी एक बच्चे से हमारी बात हुई जो इस बिल्डिंग में गया था अपने भाई का एडमिशन कराने के लिए, उसका कहना था कि जो कोचिंग सेंटर, एनिमेशन सेंटर था, उसमें बिल्कुल भी वहीं रिसेप्शन बना था, वहीं क्लास चल रहे थे, वहीं मेज़ कुर्सियाँ पड़ी थी, बिल्कुल हिलने डुलने की जगह नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे ऊपर का फ्लोर है वो बंद कर रखा था मकान मालिक ने कि नीचे वाले कहीं छत, उनका ऊपर का फ्लोर का ना इस्तेमाल कर ले। तो जब आग लगी तो बच्चों के लिए भागने की कोई जगह नहीं बची, और जो थंब इम्प्रेशन के लॉक्स होते हैं वो लगे हुए थे। तो जब आग पकड़ी तो उन लोगों ने उसने काम करना बंद कर दिया। तो गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। अब लखनऊ तो राजधानी है, इसने जिन 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया, रुचि, वो 4 अधिकारी कौन हैं? चार अधिकारियों को जो सस्पेंड किया है उसमें LDA के लोग हैं, और क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि अगर इस तरह की इलीगल बिल्डिंग बनी है तो वो, उनको ये ड्यूटी होती है कि वो जाएं इलाके इलाके, हर जो इलाका होता है उसके इंचार्ज होते हैं, उनका ये काम होता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। क्योंकि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन बिना मैप पास कराए, बिना नक्शा पास कराए नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स में मीनाक्षी आप भी देखती होंगी, बाहर पूरा नक्शे का नंबर लिखा रहता है कि ये नंबर से हमने नक्शा पास कराया है, और उसी नक्शे के मुताबिक आपको कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए कानून के मुताबिक। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ तो ये बिल्डिंग खड़ी हुई है 2014 से, आज से नहीं खड़ी है। और ये बिल्डिंग कैसे खड़ी, इसके बगल में भी देखिए एक बिल्डिंग है, तो ये कैसे खड़ी है जिसमें ना निकलने का रास्ता ठीक है, ना जाने का रास्ता ठीक है, ना कोई वेंटिलेशन का इंतज़ाम
इंतज़ाम है, जगह चलने फिरने की है नहीं, ऊपर से छत आपने बंद कर रखी है कि कोई हादसा हो जाए तो आदमी नीचे भी नहीं भाग सकता और ऊपर भी नहीं भाग सकता। कुछ तो रिपोर्ट्स और मैं गड़बड़ियां रुचि हर पढ़ लेवल रही पे हूँ, हैं वो चीजें और ये ज्यादा पूरा परेशान इलाका करने जो वाली है कि जो गेट भी था वो चूंकि थंब इम्प्रेशन से खुलता था, जैसे ही आग लगी तो वो गेट भी ऑटोमेटिक लॉक हो गया और लॉक हो जाने की वजह से जो बच्चे या जो लड़के अंदर मौजूद थे वो वॉशरूम की तरफ अपने आप को बचाने के लिए भागे, वहां पर धुआं भरता चला गया और फिर दम घुटने की वजह से इन लोगों की जान चली गई। ये जो पूरा एरिया है अलीगंज का एरिया, ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। शांतनु जी, आप तो लखनऊ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, आप भी लखनऊ से वाकिफ हैं। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा लखनऊ में गुजारा है। रेजिडेंशियल इलाके में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया, 10 साल से वो कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ था और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को कानों कान भड़क नहीं थी, ऐसे तो मैं मान नहीं सकती। पता सब होता है पर काम नहीं होता। आई थिंक पहले तो मीनाक्षी जी, इसको हम ऐसे किसी इंसिडेंट को हादसा बोलना बंद करना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर केस ऑफ मर्डर है मेरे हिसाब से। बिल्कुल हत्या है ये इसे, और इस तरह से कानून भी ऐसे ही बनने चाहिए, है ना। ऐसी अधिकतर घटनाओं में केवल ओनर को और मैनेजमेंट के लोगों को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन जो अधिकारी उससे जुड़े हैं, हर तरह का अधिकारी, जो उसकी स्टार्टिंग परमिशन दी इसने और जो उसकी निगरानी, क्योंकि इनके रेगुलर ऑडिट भी होते हैं, जिसने वो ऑडिट में साइन किया होगा। देखिए, सरकार के पास कागजों की कभी कोई कमी नहीं होती। आप उसका ऑडिट देखेंगे तो ऑडिट भी हुआ होगा 6 महीने पहले, उसमें किसी के साइन भी होंगे, वो कागज निकाले जाएं। और सस्पेंशन मेरे ख्याल से केवल नहीं है, सस्पेंशन तो ठीक है, वो दूसरे में लग जाएगा 6 महीने बाद। फायर ऑडिट की सिचुएशन आपको बताती हूँ। फायर ऑडिट्स करवाना लोग जरूरी ही नहीं समझते हैं, ना बिल्डिंग के मालिक जरूरी समझते हैं और ना अधिकारी जरूरी समझते हैं कि वो टाइम टू टाइम एक रूटीन जरा इंस्पेक्शन करें कि फायर ऑडिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मीनाक्षी जी, स्ट्रक्चरल ऑडिट्स के तो फिर भी नॉर्म्स हैं कि आपको 10 साल में कराने होते हैं। मेरे ख्याल से जो फायर एनओसी है वो तो एक बार ली जाती है स्टार्टिंग में, उसके बाद आपने पहले एक एसी लगाया था, आपने 10 एसी लगा दिए। अब उसमें आपने कितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाए हैं, कितना आपका लोड था और कितना आप लोड ले सकते हैं, उसकी ऑडिट एक तो प्राइवेटली सबको कराने चाहिए। मैं तो मतलब आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, एक तो हम छीटाकशी कर सकते हैं किसकी गलती थी, लेकिन जितने बिल्डिंग ओनर्स हैं उन्हें अपने प्राइवेट कंपनियां हैं बहुत सारी, रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल बोथ, दोनों को, सबको अपने 3 या 4 तरह के ऑडिट्स होते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल ऑडिट कि वो बिल्डिंग ही टूट के ना गिर जाए, पुरानी बिल्डिंगों में खासकर। दूसरा फायर ऑडिट कि वो फायर का इक्विपमेंट कितने हैं, वो लोड ले पा रही। तीसरा सबसे आपने बताया कि घुट के मरे लोग, जान से नहीं, यानी कोई निकल नहीं पाया, झुलस के नहीं मरे भाई। गेट आपका लॉक हो गया, जब आपका गेट लॉक हो जाएगा तो आप बाहर कैसे निकलेंगे? कुछ लोगों ने, आपको ध्यान है सूरत में भी इसी तरीके की ऐसी घटना हुई थी, फिर उन्होंने कूदने की कोशिश। यहाँ तो कोई एग्जिट का एरिया ही नहीं है, तो बचने के लिए लोगों ने वॉशरूम का रास्ता अपनाया कि भाई वहां पे कम से कम पानी होगा। धुआं भर जाएगा तो आप सांस कैसे लेंगे? और तीसरा ये ऑडिट आपने कहा, एग्जिट ऑडिट। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके खत्म करता हूँ। हांगकांग में आई थिंक विश्व की सबसे बड़ी आग लगी 2024 में। बड़ी 16 स्टोरी की बिल्डिंग थी, उसको न्यू लकी बिल्डिंग कहा जाता है। उसमें 400 लोग थे, 5 लोग मरे, लेकिन फिर भी बाकी सबको इवैक्यूएट करा लिया गया। इतनी भीषण आग में 16 स्टोरी बिल्डिंग में 400 लोग होते हुए 300-350 लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया, इतनी भीषण आग के बाद भी। तो इवैक्यूएशन का ऑडिट, तीसरा ऑडिट, ये 3 ऑडिट प्राइवेटली सब लोग कराएं। हम लोग हर हफ्ते सुनते हैं, खबर करते हैं, डिबेट करते हैं, वापस आ जाते हैं। फिर जैसे अभी मालवीय नगर में हमने दिल्ली में सुना, फिर हम सुन रहे हैं। तो इसको उत्तर प्रदेश की खबर, दिल्ली की खबर, तमिलनाडु की खबर पॉलिटिकल ला के ना छोड़ दें मेरे ख्याल से, किस सरकार ने करा। अगर हर व्यक्ति के पास इतना धन है, बिल्डिंग ओनर के पास, वो अपना प्राइवेट ये 3 ऑडिट जरूर करा ले। स्ट्रक्चरल ऑडिट क्या है, फायर ऑडिट क्या है उसका, और उसका इवैक्यूएशन ऑडिट, ये अपना प्राइवेटली करा ले। कहा है वो मैं एक बार जानकारी दे देती हूँ। उससे पहले लखनऊ के अलीगंज में जिस वक्त आग लगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। भाषण के दौरान ही उन्हें हादसे की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने मंच से ही डीजीपी और मुख्य सचिव को तुरंत मौके पर पहुंचने का आदेश दिया। लखनऊ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगंज पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे, यहां घायलों से और उनके परिजनों से बात की। लापरवाही क्यों हुई, वहां पर जांच होनी चाहिए। बिल्डिंग के रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने का नोटिस भी दे दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और सोमवार देर रात तक पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला और एनिमेशन ट्रेनिंग स्टूडियो के फाउंडर तुषांक कृष्णा जायसवाल को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 2 और आरोपी एनिमेशन स्टूडियो के मैनेजर रामकृष्ण उपाध्याय और सुरेश कुमार साहू को भी गिरफ्तार किया गया। भीषण अग्निकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग की। 4 अधिकारियों, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जानकीपुरम इलाके के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कलेक्शन गौरव कुमार और साथ ही साथ
गौरव कुमार, इंदिरानगर में फायर सपोर्ट स्टेशन ऑपरेशन के कमलेंद्र कुमार सिंह और एलडीए के असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार और एलडीए के जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस भीषण अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया। अमृत अभिजात, अपर मुख्य सचिव पर्यटन संस्कृति विभाग, प्रवीण कुमार एडीजी लखनऊ जोन को एसआईटी का सदस्य बनाया गया है। एसआईटी 7 दिन के अंदर हादसे की जांच रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को सौंपेगी। अब ये जो जांच होगी, एसआईटी गठित हो गई है, ये जांच करेगी। ये तो सब आप 15 जिंदगियां चली गई सज्जन जी। अभी रुचि जो जानकारी दे रही थी फायर के ही बारे में कि भाई फायर का तो नॉर्म से है ही नहीं 5 मंजिला इमारत से ज्यादा का, फिर उसके लिए लेवल अलग है। बिल्कुल रुचि, एक बार मैं रुचि से इस पर जानकारी फिर से ले लेती हूँ। रुचि, आप फायर नॉर्म्स को लेकर क्या अभी तक इस मामले में जानकारी मिली है? अगर कोई भी बिल्डिंग 15 मीटर से कम ऊंची है तो उसको फायर की एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है मीनाक्षी। नियम ये कहते हैं, लेकिन नियम तो ये भी कहते हैं कि जो रेजिडेंशियल इलाका है वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें सेटबैक आगे पीछे छोड़ना चाहिए, उसमें आंगन छोड़ना चाहिए। तो वो नियमों का तो पालन नहीं हुआ, लेकिन एनओसी नहीं लेनी चाहिए फायर की, उसका नियमों का पालन कर लिया गया और फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी देने की कोई ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारे दायरे में ही नहीं आती बिल्डिंग। तो कानून अब दायरे में ही नहीं आती। रुचि जी, ये आप बने रही हमारे साथ, ये जो बात वो बता रही है कि वो तो दायरे में ही नहीं आती। इसमें बड़ी चतुराई होती है। पूरे देश में देखिए, जो ज्यादातर एमसीडी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, उनके जो फायर नो ऑब्जेक्शन के रूल्स हैं वो कहते हैं कि 15 मीटर से ऊपर हो तभी हो। ये बिल्डर्स क्या करते हैं, उसे 14.8, 14.9 इतने मीटर पे रोकते हैं। और ये हर किसी को पता है कि ये बहुत ही चतुराई से आप फायर जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है, नो ऑब्जेक्शन, उससे बचने के लिए कर रहे हैं। अब ये बिना मिलीभगत के जैसे ही आपका नक्शा पास होता है उसके बाद उसमें एक बेसमेंट या मेजनीन फ्लोर बन जाता है कमर्शियल एरियाज में, और ऊपर में आप एक टेम्पोररी रूफटॉप में बना देते हैं। तो कुल मिला के वो लगभग 18 से 20 मीटर की हो जाती है। उसमें जो लो लेवल जो म्यूनिसिपल इंस्पेक्टर हैं उनको रेगुलरली सालाना 6 महीने पे जाके वो उसकी जांच करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये चलता इसलिए रहता है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है भ्रष्टाचार का मामला है। इसमें लो लेवल पे जो म्यूनिसिपैलिटी में चलता है, क्योंकि बात केवल ये लखनऊ की नहीं है, अभी मालवीय नगर में हुई, आप दिल्ली में लक्ष्मी नगर में देखें जहां सीए बैंकिंग की तैयारी करते हैं, मुखर्जी नगर में देखें, करोल बाग में जाके देखें स्थिति, यहाँ पे सफदरजंग के पास और एम्स के पास जितने भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है वहां पे जाके देखें स्थिति, देखें डूब के लोग मर गए बेसमेंट में बारिश के पानी से। बिल्कुल ठीक, ये आपकी स्थिति है। तो सवाल ये है कि आपकी हमेशा जब कोई घटना हो जाए तो उसकी प्रतिक्रिया और उसी घटना तक जांच सीमित क्यों रहती है? क्योंकि बात ये एक कोचिंग सेंटर में हुआ है, या अभी भी होगा। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उस तरीके से बिजली में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, किसी भी कारण से हो रहा है। तो ये सारा का सारा सवाल केवल कमर्शियल एरिया क्या है नहीं है, जिस तरीके से एमसीडी के लोग, कानून सख्त क्यों नहीं बनाए जा सकते? अभी जैसे इन्होंने कहा कि ये मामला लापरवाही का नहीं है, ये मामला तो हत्या का है। जब आपको पता है कि लैप्सेस हैं, उसके बावजूद आप एक कमर्शियल बिल्डिंग चला रहे हैं रेजिडेंशियल इलाके में, और उसमें भी आपका फायर सेफ्टी कुछ है ही नहीं, तो क्यों नहीं ये हत्या का मामला चलना चाहिए? हर जगह जिसे आप अथॉरिटी कहती है ना शॉर्टकट में, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ डेवलप डीडीए, सब अथॉरिटी का जो करप्शन है वो पूरा का पूरा ये उसका द्योतक है। आपकी अर्बन प्लानिंग, शहरीकरण हो रहा है, उसमें ये सारे कंस्ट्रक्शन इलीगल तरीके से नियमों को ताक पे रख के रखा जा रहा है। अब यहां से जो पैसे का लेन देन है ये नीचे से ऊपर तक जाता है, सैकड़ों करोड़ों का। ये चूंकि एक तो लैंड की बात है, वो अपने आप में एसेट है, उस तरीके से कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। उस एरिया में जो आपके संबंधित विधायक हैं, मंत्री हैं, एमसीडी के लोग हैं, निकाय के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्या उनको जानकारी नहीं है? निकाय को तो 100% है, क्योंकि ऊपर लेवल पे भले ही ना पता हो, लेकिन नीचे के लेवल पे तो सबको पता होता है कि क्या वैध है और क्या अवैध है। बिल्कुल। इस भीषण अग्निकांड को लेकर अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इस पर जांच आगे कैसे बढ़ती है। इस अग्निकांड की सूचना जैसे लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिली, वो भी तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हुए। राजनाथ सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना, परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया गया। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मोदी सरकार के मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है।
जॉर्ज कुरियन ने 9 जून 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 11 जून 2024 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने संभाला था। एकमात्र ईसाई थे जो मोदी सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया और इसी 21 को यानी कि रविवार को यह खत्म हुआ, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। माना यह जा रहा है कि केरल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें केरल कोटे से मंत्री बनाया गया था। अब उनका इस्तीफा हो गया है। पार्टी ने उन्हें दूसरे टर्म के लिए राज्यसभा नहीं भेजा। जॉर्ज कुरियन की गिनती केरल बीजेपी के सीनियर लीडर्स में होती है। 1980 में ही जनता दल छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के साथ साथ अब एक सवाल ये है कि अगला चेहरा कौन होगा। और इसी तरीके से अगर रवनीत बिट्टू की भी बात की जाए तो उनका भी कार्यकाल अब खत्म होने पर आ रहा है। तो अभी क्या मंत्रिमंडल का भी विस्तार के तौर पर अब हम इसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए वो बहुत समय से बिहार चुनाव के समय से ही चल रही कि विस्तार होगा, तो ये होना लग रहा है कि होना चाहिए। चूंकि 2019 के बाद 2023 में प्रधानमंत्री ने विस्तार किया था, तो उनका एक तरीका है कि बीच में वो करते हैं। तो चूंकि पंजाब का चुनाव है और हमेशा से ये एक पैटर्न रहा है कि मिनिस्टरियल लेवल पे आप उस स्टेट को थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कुरियन जी तो इनका परसों राज्यसभा का टर्म खत्म हो गया है केरला से। पार्टी ने इन्हें दोबारा नॉमिनेट नहीं किया है, उम्र भी हो गई है, लेकिन अभी है कि रवनीत सिंह बिट्टू हो। हालांकि बिट्टू ये भी कह रहे हैं कि वो पंजाब की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा समय देंगे। तो कहीं ना कहीं पंजाब से कोई हो सकता है, उनका भी नाम हो सकता है कि उनको मंत्री पद का भार मिले, लेकिन वो साथ ही साथ पंजाब की राजनीति में सक्रिय रहें। ठीक। इसके अलावे देखिए अभी और भी जगह मिनिस्टेरियल चेंज हो सकते हैं। उत्तराखंड है, यूपी है और बाकी बंगाल भी है। कैसा विस्तार देख रहे हैं आप शांतनु जी? देखिए, भाजपा बड़ी पार्टी है, कई प्रदेशों में उसका प्रेजेंस है और राजनीति भी हर राजनीतिक व्यक्ति के लिए करियर भी है। वो पहले पदाधिकारी बनता है, फिर एमएलए एमपी बनता है, मिनिस्टर एक तरह से मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर उसका एक पीक है। तो आपको पार्टी में सबको अकोमोडेट भी करना पड़ता है, सबको एक्सपीरियंस भी देना पड़ता है कि हर व्यक्ति मंत्री बने, जिससे जब उससे बड़ा तो आपको रोटेट करना ही पड़ता है। तो एक नेचुरल, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखिए उसको, एक नेचुरल प्रोग्रेशन भी है कि इतनी बड़ी पार्टी में सबको अकोमोडेट नहीं कर सकते। पंजाब का चुनाव आने वाला है। हाँ, बल्कि पंजाब ने इस समय मिलकर से 5+2 7 चुनाव है अगले साल। जो 5 स्टार्टिंग में है करीब फरवरी के आसपास और 2 और हैं। तो जैसा सज्जन भाई ने कहा, उनके लोगों को एक तरबियत मिलेगी। इसमें एक और है कि कोई बड़ा चेहरा शायद न बदले। बड़े चेहरे में मतलब कि जैसे कि लोग कह रहे हैं गडकरी जी का बात आ रहा है, राजनाथ जी काफ़ी सीनियर है, उस तरीके से और भी लोग हैं, तो उस स्तर पे नहीं हो रहा है। लेकिन जो उसके बाद जो मिनिस्टर्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट से आते हैं, उस लिहाज में देखिए असम है, बंगाल है और आने वाले में पंजाब का है, उत्तर प्रदेश है, और जैसा ये बता रहे थे कि उसके अलावा गुजरात का भी चुनाव होने वाला है अगले वर्ष, जो साल के अंत तक होता है। तो उस तरीके से आप देखिए हिमाचल का भी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पंजाब पे जिस तरीके से है सरकार का, सब बीजेपी का सबसे ज्यादा उसमें सक्रियता दिख रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक फ्रंटियर स्टेट है, जो बॉर्डर स्टेट जिसे आप कहते हैं निश्चित तौर पे, और जहां पे बीजेपी अपने दम पे अभी तक नहीं आ पाई है। कोशिश जरूर ये कर रहे हैं। एक चीज आप देखेंगे, जैसे पंकज चौधरी जी, भाजपा में आपको मंत्री और पद साथ में नहीं, पार्टी का पद। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बन चुके हैं, अब वो इस समय एमओएस फाइनेंस हैं। तो ऐसे भी आपको 1-2 केसेस दिखेंगे, कुछ कॉम्बिनेशन दिख सकते हैं। तो उनको हटाया जाएगा क्योंकि अब वो मंत्री नहीं रह पाएंगे लंबे समय तक, तो वहां पे भी एक पग रिक्त होगा। बात महाराष्ट्र की कर ले। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को एक और झटका लगा है। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने सोमवार को पार्टी विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन बैठक में 3 विधायक और 1 एमएलसी नहीं पहुंचे। उद्धव की शिवसेना के पास 20 एमएलए और 6 एमएलसी यानी कि कुल 26 विधायक हैं। सोमवार की मीटिंग में 22 विधायक ही आए। मीटिंग से विधायकों के गायब होने पर उद्धव की पार्टी के नेताओं का कहना है कि इन विधायकों ने पहले ही बता दिया था कि वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उद्धव गुट के लिए मुश्किल ये है कि 9 में से 6 सांसद अब शिंदे सेना में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में बागी सांसद शिवसैनिक शिंदे वाले सैनिक हो गए हैं। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव और उनकी पार्टी के नेताओं को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि उद्धव की पार्टी के नेता गाली गलौज कम करें, क्योंकि वो जितनी गाली देंगे उनकी पार्टी उतनी ही ज्यादा तेजी से डूबेगी। ऑपरेशन टाइगर सक्सेस 2022 में पहले ऑपरेशन हुआ था। 2022 के बाद 40
एमएलए शुरुआत में थे, आज हमारे 6 खासदार साथ में आए हैं। ये जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, ये स्वार्थ के लिए गए, इनके लिए गए, उसके लिए गए, कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अभी जब उनके पास थे तो सब अच्छे थे, मैं भी था, अच्छा था। मैं जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए गया तो बुरा हो गया। अभी ये सब लोग क्यों जा रहे हैं, इसका आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण करना चाहिए। सुबह गाली देते हैं और शाम को बोलते हैं अच्छे अच्छे। ये भी करके देखा उन्होंने। तो मतलब यह है कि अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है। अभी सांसद टूटे हैं, विधायक भी टूटने बाकी हैं, क्योंकि 3 विधायक और 1 एमएलसी नदारद रहे। सवाल यह है शांतनु जी, ये जो 3 विधायक और 1 एमएलसी गायब हैं, सूचना उन्होंने भले ही पहले दे दी हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो जो मीटिंग बुलाई गई थी सांसदों की भी, उसमें भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। और देखिए, महाराष्ट्र में इतनी अच्छी सड़कें हैं, इतना यातायात का साधन है कि आप बड़े आराम से आ सकते हैं मुंबई मिलने। तो वो तो सुनने से पता लगता है बहाना। इसमें 2 स्तर पे मैं बात करूंगा। एक तो इसमें हम मोरालिटी अटैच करते हैं बहुत, अरे ये कैसे हो सकता है, आप उस पार्टी से लड़े थे। मेरे ख्याल से इसमें मोरालिटी हटा देनी चाहिए। भाई अगर कानून है, अगर जो भी तरीका है, 2/3 है, आप दल के साथ मिल सकते हैं, इंडिविजुअल, वो कानूनी पेज है और हमसे दूसरी पार्टी जाएगी भी। तो जब तक जो कानून है और को उसका कोई फॉलो करके अगर दूसरी पार्टी में जा रहा है तो उसमें मेरे ख्याल से कोई मॉरलिटी नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई छोड़ता क्यों है? अगर उसको, जैसे मैंने पहले कहा, उसको वहां पे अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, उसे लगना तो ये चुनाव जीत पाएंगे ना मेरा कुछ कर पाएंगे। और खासकर शिवसेना के साथ तो ये है कि भाई उन्होंने उसका विचार ही छोड़ दिया। मैं तो ये सरप्राइज बार बार रहता हूँ कि आज तक यूबीटी बनी कैसे है। अगर मुझे यूबीटी को वोट देना है तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। बचा क्या है? आप हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी थे, अब आप में हिंदू सम्राट पता नहीं, आपके पोस्टर उर्दू में लगे होते हैं मुंबई में, जो देख के आप बाला साहब ठाकरे का चेहरा और उर्दू में हरे कलर का पोस्टर, वो कहीं से मैच ही नहीं करता है। तो जो उसका जो वोटर है, वो उसका वोटर बचा ही नहीं है। और आपके पास गुल्लू था, सत्ता वो भी चली गई, तो आपके पास क्यों रहे? आपकी सत्ता थी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी चली गई आपके पास। तो शिवसेना में रहने का, यूबीटी में रहने का मुझे कोई कारण किसी व्यक्ति के लिए नहीं दिखता। तो ये जो अभी 3 विधायक हैं, ये बढ़कर और आगे जा सकते हैं? बिल्कुल वही लग रहा है। जिस तरह की पद्धति देखिए, जैसा कि सांसदों ने भी जो बाद में चले गए शिंदे गट के साथ, तो उन्होंने भी पहले बताया कि हमारे पास बोनाफाइड रीजन्स है, किसी के बेटे की शादी है, कोई अपने क्षेत्र में चुनाव कार्यों में व्यस्त है, सब कुछ है। बट यहाँ पे एक चीज सबसे बड़ी बात जो अभी शांतनु जी कह रहे हैं कि प्रासंगिकता क्या है शिवसेना ओबीटी की, उद्धव ठाकरे की, क्यों लोग उसके पास जाए? क्या जनता में आपका अपील है? क्या आप में करिश्माई व्यक्तित्व है? आपकी पार्टी के पास कुछ ऐसी नीति है कि आप लोग को लगता है कि आगे आप विचार और धारा तो दोनों को ही, विचार चला गया कांग्रेस की तरफ और धारा बिल्कुल मुंबई इलेक्शन में बीएमसी में चली गई है। तो वैसी स्थिति में ये बिल्कुल सही बात है कि ये कहना कि ये नैतिक रूप से गलत है, ठीक है, अपनी जगह नहीं होना चाहिए। लेकिन बहस है कि अगर कोई विधायक है, अगर कोई उसे अपना भविष्य देखना है तो अपनी प्रासंगिकता ढूंढेगा। आपके पास ना तो नेतृत्व है, ना पार्टी है, ना देवेंद्र विचार है। फडणवीस कह रहे थे कि ऑपरेशन हो गया है, और अभी एकनाथ शिंदे को भी हमने सुना कि ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल। तो लेकिन अभी तो लग रहा है कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। नहीं, अभी अमित शाह ने, देवेंद्र फडणवीस ने, एकनाथ शिंदे ने, सबने अब ये कह दिया कि अब कोई विभाजित शिवसेना नहीं है, शिवसेना एक ही है। वो एक शिवसेना कौन है? एकनाथ शिंदे। अब उनका यह है कि उद्धव ठाकरे चूंकि बाला साहब ठाकरे के हैं, तो कुछ एक कोर ग्रुप छोटा सा होता है जिसकी सिंपैथी होती है। वो ज्यादातर आपका एजिंग, मुंबई में जाए जो शिवसेना के शाखा है, उसमें वो लोग हैं जो बाला साहब को देखे हैं, जिन जो अभी 70 के 80 के वो हैं, वो अभी भी भावनात्मक रूप, जो नई युवा पीढ़ी है किसी भी वर्ग का, उसमें आप देखें वो व्यवहारिक भी है और वो ये भी, वो आदित्य ठाकरे के साथ भी नहीं। और बिट्रेयल की बात है तो उद्धव ठाकरे ने बिट्रेयल किया था जब 2019 में सबसे पुराना अलायंस बीजेपी के साथ था, आप छोड़ के कांग्रेस के साथ चले गए और उसके बाद आप अपने पूरा विचार ही बदल लिए, हिंदुत्व को छोड़ के आप धर्मनिरपेक्षता। जो आप लोगों की चर्चा से समझ में आ रहा है कि अब असली नकली शिवसेना की तो कोई बात ही नहीं रह गई, ये केवल शिंदे शिवसेना है। अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे के कितने विधायक भी टूटकर अब वहां पर चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर तृणमूल की भी बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी अब असली और नकली टीएमसी की ही लड़ाई है कि किसके पास ज्यादा ताकत है। ममता बनर्जी के हाथों से क्या उनकी पार्टी छिनने वाली है? क्या ममता बनर्जी अब टीएमसी सुप्रीमो नहीं रही? टीएमसी के बैंक खातों पर किसका अधिकार होगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो कल बागी गुट की सीक्रेट मीटिंग के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि बागी गुट ने ममता बनर्जी को टीएमसी के चेयरमैन पद से हटा दिया, अभिषेक बनर्जी को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया,
अरूप राय को बागी गुट ने टीएमसी का नया चेयरमैन और पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। अरूप रॉय के नेतृत्व में 30 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के अलावा 4 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव और 1 कोषाध्यक्ष बनाया गया। फिरहाद हाकिम, अरूप विश्वास, रथिन घोष, सबीना यास्मीन को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। महासचिव की जिम्मेदारी जावेद अहमद खान, विप्लव मित्रा, ऋतव्रत बैनर्जी, संदीपन साहा को दी गई और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अखरुरजमान अंसारी को सौंपी गई है। दरअसल कल बागी गुट ने कोलकाता के न्यू टाउन में होटल में सीक्रेट मीटिंग बुलाई थी। वो पोस्टर आपको देखना चाहिए, जरा पोस्टर आप देखिए। इस पोस्टर में महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इस पोस्टर में आपको अंबेडकर दिखाई दे रहे हैं और नजरुल इस्लाम भी हैं। जो नीचे आपको टोपी दिखाई दे रही है, हो सकता है आपको लगेगा कि ये सुभाष चंद्र बोस है, नहीं, नजरुल इस्लाम है। नीचे की तरफ एक और जो तस्वीर है, तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं है। अभिषेक बनर्जी को तो पार्टी से ही बाहर कर दिया। अब आप देखिए इसका क्या अर्थ निकाला जाए। टीएमसी पर संकट ही संकट, ममता बनर्जी की नई मुसीबत पोस्टर से गायब है, लेकिन चुनाव चिन्ह बरकरार है। नहीं, देखिए, हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि अब टीएमसी जो ममता बनर्जी अधिकृत है उसकी ऑबिचुअरी लिख दी जानी चाहिए, क्योंकि वो अब कुछ बचा नहीं है। जो ट्रेजरी है, ट्रेजरर थे, उन्होंने उसके खाते को सील करवा दिया लेटर लिख के। बिल्कुल। अब यहाँ पे ये है कि देखिए सारे के सारे फसाद की जड़ अभिषेक बनर्जी है। ममता बनर्जी अगर शुरू में ही ये तय कर लेती कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो उनके तरफ से ना होके अभिषेक बनर्जी को महासचिव ना बना के बाकी और भी लोगों को दिया जाए, तो शायद फिर भी ये स्थिति ना आती, फिर भी पार्टी टूटती, कमजोर होती, लेकिन अभी तक उनको नहीं हटाया जाता। अब यहाँ पे क्या है कि संसद में सारे लोग चले गए, राज्यसभा में रेजिग्नेशन हो रहा, और विधानसभा के लोगों ने तो प्रॉक्सी भी नहीं बनाई। उन्होंने दावा किया कि ये उनकी असली है। वैसी स्थिति में आपके पास फिरहाद हकीम, ये सब तो वो लोग थे जो खुलेआम गुंडागर्दी करते थे। राइट हैंड थे ममता बनर्जी के फिरहाद हाकिम। उनकी सीट पर प्रचार का जिम्मा किसके पास था? फिरहाद हाकिम के पास था और पूरा कोलकाता उनकी देखरेख में था। और वैसे लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि कोई भी अपने आप को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से जोड़ना नहीं चाहता है, ये स्पष्ट है। वैसी स्थिति में ममता अगर अभिषेक को बचाने ये बागी गुट के लिए ममता बनर्जी एकदम अछूत की तरह से वो बर्ताव करेंगे, ऐसा अंदाजा नहीं था। क्योंकि मैं सर एक इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ। बैठक में बागी गुट के विधायकों के अलावा 70 पूर्व पार्षद, पूर्व मंत्री शामिल थे। मीटिंग में मौजूद सभी विधायक, पार्षद और नेताओं से लीगल डॉक्यूमेंट पर बकायदा साइन करवाया गया, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस पर दावा करने के लिए ऋतव्रत बैनर्जी कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। और इस मीटिंग में पार्टी के नाम और लोगों का इस्तेमाल किया गया। ऋतव्रत बैनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी को अब पार्टी का मार्गदर्शन करना चाहिए। मार्गदर्शन मंडल में डालने की तैयारी। एक बयान सुना देते हैं आपको। श्री अरूप राय जो पहला दिन से 1998 का पहला दिन से जो 138 एफिडेविट हुआ था, हर में अरूप राय जी का सिग्नेचर है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। इसके सिवाय अरूप राय छोड़ के और 29 लोग, टोटल 30 लोगों को लेकर एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ है। इलेक्शन कमीशन का जो नियम है, उस नियम के तहत हम लोग जो काम किए हैं, हम लोग चाहते हैं दीदी जो मार्गदर्शक का जिम्मेवारी निभाए, हमारा मार्गदर्शन करे। दीदी के प्रति फिर भी अभी भी रिस्पेक्ट है ना? अभिषेक बनर्जी की तो उनको तो निकाल दिया बाहर। सज्जन भाई ने कहा वहीं से फिशर शुरू भी है। और ये बात उद्धव सेना वाली बात पे भी जाती है कि जब आपके पास आइडियोलॉजी नहीं तो सत्ता ही ग्लू है। अगर आपकी रेलेवेंसी नहीं है कि आप मुझे चुनाव ही नहीं जीतो, आप अपने खुद के चुनाव, ममता बनर्जी इतने साल के बाद 2 बार लगातार 2 बार अपना विधानसभा का चुनाव हार गई, लोकसभा का भी नहीं, विधानसभा का चुनाव 2 बार हार गई, तो पता लग गया मैंने वोट जिताने की ताकत नहीं बची है उन्होंने। लेकिन फिर भी अपोजिशन की एक बड़ी स्पेस है। भाजपा ने बड़ी जीत करी, लेकिन फिर भी एक बड़ा वोट परसेंटेज मिला टीएमसी को। तो वो जो अपोजिशन की स्पेस है वो कौन लो, नहीं तो क्या है वो कांग्रेस और लेफ्ट के पास चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से अच्छा तरीका है कि भाई एक तो अपोजिशन की स्पेस है, तो पार्टी का सही हकदार कौन है। अब उसकी बिल्डिंग्स हैं, उसके खाते हैं, उसका सिंबल है, और जैसे कि पूरी 2/3 पार्टी है क्या, उसके कार्यकर्ता, केवल सांसद विधायक नहीं, उसके पार्षद, उसके कार्यकर्ता, तो तभी मेरे ख्याल से वो लीगल रूप से मतलब ममता बनर्जी, हाँ ममता बनर्जी मतलब पार्टी में रहेंगी, लेकिन मार्गदर्शक मंडल में रहेंगी कार्यकर्ता बस। लेकिन आप हैं भी और नहीं भी है।
ममता बनर्जी के हाथ से तो गई पार्टी। दीदी की पार्टी में जारी बगावत पर बीजेपी ने तंज कसा। पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी ने टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दिया, इसलिए आज उनकी पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई। बोलता है ना, जो आप करते हैं, माने आप जो बोते हैं, लगाते हैं, उसका फल उसी तरह आपके पास आएगा। आप ममता बनर्जी और इंडी अलायंस के पार्टनर जिस तरह से भारत विरोधी जो क्षमता उसको जैसे सपोर्ट किए थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, तो टुकड़े टुकड़े गैंग आज वही जो सपोर्ट किए थे, आज ममता बनर्जी का टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। ये एक केस स्टडी हो गया कि एक पार्टी जो 15 साल इतना ओडासिटी, इतना उद्धत्व, इतना एरोगेंस और इतना उन्नयन करने का जो प्रॉमिस दिए थे, कुछ हुआ नहीं। आज वही पार्टी 1 महीना के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। ये जो बात है ना कि जो जैसा बोता है वैसा ही वो काटता है, ये बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में भी एकदम स्पष्ट होगी। आज नहीं तो कल न्याय जरूर होगा। राम भक्तों को अब एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार है। एसआईटी के मेंबर अपनी जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में लगे हैं। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत के कैंप ऑफिस में एसआईटी रिपोर्ट बन रही है। इस बीच मंदिर का चढ़ावा गिनने वाले 50 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। चढ़ावे की गिनती करने वालों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। बिना पॉकेट वाली ड्रेस के साथ काउंटिंग सेंटर में एंट्री हो रही है। काउंटिंग सेंटर में एंट्री के वक्त तलाशी के तरीके और कड़े कर दिए गए हैं। दान पात्र से चढ़ावे की रकम निकालने की वीडियोग्राफी हो रही है और कॉन्टिन्यूअस वीडियोग्राफी हो रही है, क्योंकि वीडियोग्राफी तो पहले भी हो रही थी, सीसीटीवी कैमरे तो पहले भी लगे हुए थे, लेकिन अपनी मन मर्जी से उसे कब बंद किया जा रहा था और कब एडिट किया जा रहा था, अब वो नहीं होगा। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता था, लेकिन अब यह व्यवस्था की जा रही है कि सीसीटीवी का फुटेज कम से कम 180 दिन यानी कि 6 महीने तक सुरक्षित रहे। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे पर लगे हुए ग्रहण के बीच आज शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण भी है। पहले यह कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से किया जाना था, लेकिन अब उतनी भव्यता नहीं होगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव इस समारोह से दूर कर दिए गए हैं। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है कि चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, और गोपाल राव और अनिल मिश्रा का तो मैं ये बोलूंगी तो खुद ही एसआईटी से जो है इस वक्त लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। इन्हें दूर कर दिया गया है आज के पूरे कार्यक्रम से। ये बड़ी मैसेजिंग है। उनकी जगह ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज, निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम की देखरेख करेंगे। ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है। चंपत राय जी को लग रहा है कि अब मैसेज दे दिया गया है कि दूर हो जाओ सारे कार्यक्रमों से और सारे सिस्टम से भी। लेकिन सिस्टम से तो अभी पता नहीं अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद, लेकिन ये अच्छी मैसेजिंग है कि भाई जिन पे मैसेजिंग तो है ना, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के नीचे काम करने वाला हर व्यक्ति यदि भ्रष्ट है तो वो व्यक्ति अपने पद पर क्यों है, भले ही आपने चवन्नी की चोरी ना की हो। अब बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो यह है कि क्या उनकी संलिप्तता थी इसमें और क्या वो उसको जांच ठीक से नहीं कर पाए। मतलब मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था, मैं उसमें एसेट था, या फिर मैं उसकी जांच ठीक से नहीं कर पाया। दोनों तरह से गलती है, दोनों तरह से गलती है। एग्जीक्यूशन में तो प्रॉब्लम है ना, गलती है। और देखिए ऐसा नहीं, भारत में हजारों मंदिर हैं, बहुत सारा चंदा आता है। मेरे ख्याल से ये तो एक प्रोसेस का प्रॉब्लम है कि भाई अब पॉकेट वाले कपड़े नहीं होने तो नहीं होने हैं। अगर उसको एक तरह से काउंट होना है, और आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी सब काउंट कर सकते हैं। आप स्कैनिंग करके पता लगा सकते हैं कौन सा नोट है। तो मेरे ख्याल से वो टेक्नोलॉजीज भी आनी चाहिए। और ये निष्ठा से ज्यादा प्रोसेस की कमी का है कि प्रोसेस अब बनाया भी गया होगा, उसे आपने कहाँ पे उसको डाइल्यूट कर दिया। चाहे हमने वो अग्निशमन की बात करी और यहाँ पे बात करी, हर जगह प्रोसेस का इशू है। वो प्रोसेस बने हुए लेट डाउन है और प्राचीन प्रोसेस है। भारत में चढ़ावा गिनना कोई नई बात नहीं है ना। तिरुपति से लेकर शिरडी से लेकर हर जगह चढ़ावे की गिनती होती है। बस उस प्रोसेस को जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे वहाँ पे आपको ऐसी घटना होती हुई दिखेगी। क्या टेक है आपका इस पे? देखिए, इसमें जिम्मेदारी शीर्ष स्तर पे तय होनी चाहिए कि सवाल ये नहीं कि आप व्यक्तिगत तौर पे भ्रष्ट हैं या नहीं। आपने जिन लोगों को अपॉइंट किया, आपने किया, आपके जानने वाले थे, उन्होंने चोरी की और आपने ये
जरूरी नहीं समझा कि आप इसका संज्ञान ले। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखिए जो आरएसएस और वीएचपी से भी क्या ये मैसेजिंग अब जा रही है कि आपको यदि एक व्यक्ति की तरफ उंगलियां इसलिए उठ रही हैं क्योंकि उससे जुड़े हुए सभी भ्रष्ट लिप्त पाए जा रहे हैं, तो अब आपको अपने पद से हटना चाहिए। ये तो स्वयं ये मैसेज कोई स्वयं नहीं कर रहा है तो मैसेज तो जाएगा ना, बड़ी बॉडी से जाएगा। भाई देखिए, ये तो आपके सम्मान की बात भी है ना। अभी मुख्यमंत्री आए, आपको कहा गया कि आप नहीं आएंगे मिलने, आपका कोई वो प्रतिनिधि हो, ध्वजारोहण कार्यक्रम है, इसमें आपको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो ये इतना संकेत काफी है कि अब आप पे आस्था नहीं है लोगों को। दूसरी बात एक और देखिए, ये जो टेम्पल ट्रस्ट है उसके जो सदस्य हैं, इसमें जो ट्रस्ट में बाहर से भी जो संत समाज के बड़े प्रतिनिधि हैं, जो किसी संगठन से भले न जुड़े हो लेकिन मंदिर के निर्माण में उनकी भूमिका रही हो, उनकी एक छवि है, ऐसे लोगों को भी लाना चाहिए ताकि पारदर्शिता और ज्यादा बढ़े इसमें। बिल्कुल एक क्लोज डोर की तरह करने से क्या होता है कि ये समाज का, देश का इसमें आस्था है, करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था है। अगर आप इस ट्रस्ट को कुछ संगठन विशेष तक बांध देंगे तो निश्चित तौर पे लोगों को क्या लगेगा और संत समाज को भी क्या लगेगा कि भावना सबकी थी, इसमें योगदान सबका था। तो अभी ये समय है कि ट्रस्टी जो हो उनको और विस्तार किया जाए, जिम्मेदार लोग लाए जाए। ध्यान रखने की बात है कि पहला तो ये है कि ये ट्रस्ट ही चलाए, ट्रस्ट में ईमानदार लोग और ईमानदार प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट हो, और दूसरी बात ये कि सरकारी नियंत्रण में ना चला जाए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कई बार ये बहाना बन सकता है कि देखिए आपसे तो मैनेज हो नहीं रहा, अभी सरकार के पास चला जाए। कहीं ये ऐसा ना हो, क्योंकि मंदिरों को तो कंट्रोल वापस लेना चाहिए। जो अभी आंध्र प्रदेश में, जो तमिलनाडु में, जो केरला में बड़े मंदिर हैं उनका वापस होना चाहिए, लेकिन लोग यूज केस देंगे। देखिए एक प्राइवेट ट्रस्ट के पास था वहां तो, लेकिन केवल प्रोसेस की दिक्कत है यहाँ पे। मैं बार बार कहूंगा एलडीए में हुआ, एलडीए में वो भी तो सरकारी कर्मचारी थे ना, जो है ना, तो भ्रष्ट कोई भी हो सकता है, वो कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल सिस्टम का हो सकता है, या वो किसी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन दो बात बिल्कुल साफ है, पहला तो सरकारी नियंत्रण में नहीं होना चाहिए कोई भी मंदिर, और दूसरी बात यह कि जो ट्रस्ट आप बना रहे हैं उसमें ईमानदार लोग और ईमानदार प्रोसेस, क्योंकि व्यक्ति बेईमान कभी भी हो सकता है। और ट्रांसपेरेंट है, जो गोविंद देव गिरी जी का जो ऑफिस है वो पुणे में बैठ के भी देख सके कि क्या काउंटिंग थी, कैसे हुआ, क्या बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो। आइए अब एक बात कर लेते हैं देश में तेल की किल्लत की, जिसपे अब भारतवासियों को मिलने जा रही है बड़ी राहत। बात हो रही है ईरान अमेरिका के बीच में जो अभी डील चल रही है, बातचीत हो रही है, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने ईरान के तेल सेक्टर पर लगे हुए प्रतिबंध को अस्थायी तौर पर हटा दिया है। अब ईरान 60 दिन तक यानी कि 21 अगस्त तक कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच सकेगा। ईरान पेमेंट भी अमेरिकी डॉलर में ले सकता है। ये 2019 से जारी प्रतिबंधों के बीच ईरान के लिए बहुत बड़ी राहत है। भारत भी ईरान से कच्चा तेल खरीद सकता है। अभी भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से ले रहा है, लेकिन 2019 में ईरान पर प्रतिबंध लगने से पहले भारत और ईरान के बीच में भारी मात्रा में कच्चे तेल का व्यापार होता था। और अगर आप तेल की क्वालिटी भी देखेंगे तो रशियन तेल से ईरानी तेल ज्यादा बेहतर है। तो अब ये जो प्रतिबंध हटा है उससे भारत के लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज है सचिन? नहीं देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, पूरे विश्व के लिए। भारत के लिए और भी ज्यादा इसलिए है कि देखिए हमारी अभी लगभग 30 से 40% जो खरीद थी तेल की वो रशिया थी, और रशिया जो क्रूड ऑयल है वो ज्यादा थिक होता है, मोटा होता है, तो उसकी जो रिफाइनिंग प्रोसेस है उसमें ज्यादा खर्चा भी लगता है, ज्यादा टाइम भी आता है। ईरान से आने के बाद क्या होगा कि हमारी जो डाइवर्सिटी है कि रूस के अलावा आप ईरान से खरीद रहे हैं, बाकी खाड़ी देशों से खरीद रहे हैं, वो होगा। दूसरा, जो तेल की क्वालिटी होती है वो बेहतर होती है, रिफाइनिंग प्रोसेस आसान होता है, और कीमत अभी देखिए ऑलरेडी $80 प्रति बैरल से नीचे चली गई है। तो उम्मीद है कि ये 70 के आसपास पहुंच जाए, तो इससे बहुत बड़ी सरकार के ऊपर भी जो लागत थी। क्योंकि समय कम है शांतनु जी, ये जो बात अभी मैं उसी मनी पर लेकर आने वाली थी, क्योंकि जब आपका क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, जब सैंक्शंस हट रहे हैं, अब अच्छा ट्रेड होने की संभावना दिखाई दे रही है। डोमेस्टिक मार्केट में भी आप एम कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तेल के दाम कम होंगे? बहुत ज्यादा तो सरकार ने बढ़ाए भी नहीं, हमारे यहाँ 3 रुपए 5 रुपए बढ़े, जिस तरह से विदेशों में कम से कम 30-40% दाम बढ़ गए, जिस बात की हम चर्चा कम कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको सोक करा, लेकिन अच्छी बात है कि और कई बार केवल तेल नहीं, उसके और बहुत सारे यूसेज होते हैं जो इंडस्ट्री में होते हैं, सबको बहुत राहत मिलेगी। भारतीय मार्केट में 100 के नीचे ला पाएंगे ऐसा लगता है? बिल्कुल ला पाएंगे, बिल्कुल ला पाएंगे। और इतना डाइवर्सिफाई होने से हम लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे कि भाई यहाँ से नहीं तो यहाँ हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और जनता में विश्वास बढ़ेगा कि भाई हमारे पास कई तरह के रूट, और ईरान से मेरे ख्याल से नजदीकी भी पड़ता होगा, तो वो
ट्रांसपोर्ट जो है कॉस्ट भी होता कम हो है। जाएगी जो रशिया से तो एक युद्ध खत्म हो जाने से कितनी बड़ी राहत आती है, इसलिए कहता है भारत हमेशा युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है और ये पूरे विश्व की इकोनॉमी के लिए बेहतर है। आज दमदार 10 में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया शांतनु जी आपका, बहुत शुक्रिया सज्जन जी आपका भी।